हेलो। जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है अलंकार। और अलंकार में हम अर्थालंकार के भेद पढ़ रहे हैं। ये आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें से शब्दालंकार के तमाम भेद इससे पहली क्लास में कंप्लीट हुए हैं। अर्थालंकार के भेद, और इन अर्थालंकार के कुल जो भेद होते हैं वो 36 होते हैं, लेकिन 15 अलंकार ऐसे हैं अर्थालंकार जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब तक इसमें से आपने प्यारे दोस्तों अर्थालंकार में उपमा अलंकार को कंप्लीट कर लिया है। दूसरा जो है उत्प्रेक्षा अलंकार, ये भी आपने पढ़ लिया है। तीसरा रूपक अलंकार है, ये भी कंप्लीट हो गया है आपका। इसके बाद अतिशोक्ति अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार, अतिशोक्ति अतिशोक्ति अलंकार भी कंप्लीट हो गया है। अतिशोक्ति अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, विभावना अलंकार, विभावना अलंकार और विरोधाभास, विरोधाभास अलंकार। ये 7 अलंकार आपने कंप्लीट कर लिए। अब जो आपको पढ़ना है वो प्यारे दोस्तों ये है, 8वां अलंकार है आपका। हाँ, एक संदेह अलंकार भी है, आपने पढ़ा है विरोधाभास। एक यहीं पे लिख लेते हैं 8वां भी। 8वां अलंकार आपने पढ़ा है संदेह अलंकार। पिछली क्लास में यहां तक की चीजें हमने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है? मानवीकरण, मानवीकरण अलंकार। और क्या पढ़ना है आपको? प्रतीप अलंकार। इसके बाद उदाहरण अलंकार, उदाहरण अलंकार। फिर यहाँ विशेष सोक्ति अलंकार, विशेष सोक्ति। अन्योक्ति अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, काव्यलिंग, काव्यलिंग ये पढ़ेंगे। इसके अलावा एक दो और है, ठीक है। तो अभी हमें ये कंप्लीट करने हैं। बहुत सारे बच्चे जो है बाल बुद्धि से चल रहे हैं, सर जी आपने लिखवाया था उसमें संदेह अलंकार नहीं था, तो मैंने अब लिख दिया, अब मान लो आप, ठीक है। तो बच्चों की तरह नहीं है, सर जी आपने तो ये बोला था, सर जी आपने तो ये कहा था। तो मैंने ये कहा अर्थालंकार जो काव्य में प्रयोग किए गए, जो अब तक किताबें लिखी गई, उनमें 36 अलंकारों का प्रयोग काव्य के अंतर्गत हुआ। वैसे तो काव्य शास्त्रियों के अनुसार अनेक अलंकार है अर्थालंकार के वेदों के अंदर, लेकिन उनका प्रयोग काव्य की दृष्टि से अभी हुआ नहीं। पेपर के लिहाज से अब तक अगर हम बात करें, जिस प्रकार 36 अर्थालंकारों का काव्य में प्रयोग हुआ, उनमें काव्य रचना लिखी गई, ऐसे ही 15 से 16 अलंकार हमारे ऐसे होते हैं जो अर्थालंकार के रूप में पूछे गए हैं। इनमें से ज्यादातर जो चीजें हैं जो मैंने आपको करा दी है यही है, लेकिन कभी कभी मानवीकरण, प्रतीप, उदाहरण, अन्योक्ति, विशेषोक्ति, काव्यलिंग को भी पूछा गया। अगर यहां हम 100 की बात करें तो इस 100 में से आपको ये ध्यान रखना है 99% में ये सारे के सारे जो 8 अलंकार आपको बताएं ये पूछे जा रहे हैं। 1% में कभी कभी इनमें से भी आ जाता है, इसी वजह से हमें इनको भी करना होता है, ठीक है। तो टीजीटी पीजीटी की तैयारी जब आप करोगे, एज ए हिंदी टीचर बनने के लिए यूजीसी नेट की तैयारी करोगे, ठीक है, तब आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार कौन से अलंकार अर्थालंकार के अंदर आते हैं। जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है, तो फिर शब्दालंकार के जो 7 भेद हैं उनको याद कर लो, अपने आप पता चल जाएगा
कि ये शब्द अलंकार के अंदर आते हैं, इनको छोड़ के जो भी ये सारे अर्थ अलंकार है, जैसे कि 14 अलंकार आपके सामने लिखे। तो यहां आ जाओ अब 9वें पे, जो कि है मानवीकरण अलंकार। तो 9वां अलंकार कौन सा है आपका? मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार। क्या खासियत है जी मानवीकरण अलंकार की? जहां अमानवीय वस्तु पदार्थों में मानवीय मानव के, मानवीय मतलब मानव, पदार्थों में मानवीय मानव के गुणों का वर्णन हो, वो क्या कहलाता है? मानवीकरण अलंकार। दूसरा, जहां जड़ पदार्थों में चेतन, जड़ पदार्थों में चेतन की अनुभूति, चेतन की अनुभूति हो, जड़ पदार्थों में चेतन की अनुभूति हो, जहां अचेतन, जहां अचेतन वस्तु, जहां अचेतन वस्तु पदार्थों में, जहां अचेतन वस्तु पदार्थों में चेतना का वर्णन, जहां अचेतन वस्तु पदार्थों में चेतना का वर्णन किया जाए, अचेतन वस्तु पदार्थों में चेतना का वर्णन किया जाए, वो क्या कहलाता है? मानविक। कैसे कहलाएगा जी? जैसे बादल रो रहे थे, फूल मुस्कान बिखेर रहे हैं, सुनो ए सुनो ए संगमरमर की दीवारें, आगे नहीं है कुछ भी तुम्हारे। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या है? अमानवीय वस्तु पदार्थों में मानवीय गुणों का वर्णन।
चलो जी, फोर्थ दुखी ताजमहल, आसमान सो रहा है, उषा उदास आती है, पेड़ लज्जित हो रहे हैं। तो ये सब क्या है जी, इनमें सब में मानवीय गुणों का वर्णन किया गया। अब जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है ये, यहाँ अमानवीय वस्तु, अमानवीय वस्तु के जो मानव नहीं है, जो प्राणी नहीं है, उन अमानवीय वस्तु पदार्थों में क्या है, मानवीय गुणों का वर्णन है। तो मानव के गुण क्या है, रोना धोना, हंसना मुस्कुराना, उछलना कूदना, भागना फिरना, खाना पीना, ये सब मानव के गुण हैं। अब इन मानवीय गुणों को जब अमानवीय वस्तु पदार्थों में, जब पत्थरों में आप दिखा दोगे, पहाड़ों में दिखाओगे, पेड़ में दिखाओगे, बादल में दिखाओगे, आसमान में दिखाओगे, तो वो क्या हो गए, अमानवीय हो गए। जहां जड़ पदार्थों में चेतन की अनुभूति है, तो जड़ पदार्थ क्या है, जैसे बादल रो रहे, अब रोने का काम इंसान का है, या तो पशु रोते हैं या इंसान रोते हैं। तो जो ये गुण है रोने का, ये तो इंसान के अंतर्गत है, लेकिन यहाँ बादल में दिखाया जा रहा है। फूल मुस्कुरान भी कह रहे, मुस्कुरा को कौन होते हैं, इंसान, लेकिन यहाँ मुस्कुरान किसके अंतर्गत आ गया, फूल के अंदर। तो ये तो जड़ पदार्थ है, बादल है, फूल है, ये सब अमानवीय पदार्थ है, ये अचेतन है, इनमें चेतना नहीं है। तो यानी कि जो अचेतन वस्तु पदार्थ है, मैंने यहाँ 3 शब्द का प्रयोग किया, उनको आपको समझना पड़ेगा। मैंने यहाँ अचेतन वस्तु का प्रयोग किया, जड़ पदार्थों का प्रयोग किया, अमानवीय वस्तुओं का प्रयोग किया। तो ये बादल, फूल और संगमरमर की दीवार, ये सब अमानवीय वस्तु है, अमानवीय वस्तु पदार्थ है। संगमरमर की दीवार सुन नहीं सकते, यहाँ क्या कह रहा, सुनो ये संगमरमर की दीवार, ठीक है, आगे नहीं है कुछ भी तुम्हारे। तो गाना है एक, सुनो ये संगमरमर की दीवारें, ठीक है। तो संगमरमर की दीवारों की सुंदरता ज्यादा बताई गई इंसानों, फिर उसको कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, आप सुनो कि हमारे पास जो चीज है वो संगमरमर की दीवार से भी ज्यादा सुंदर है। तो यहाँ संगमरमर की दीवारें सुन रही है, फूल मुस्कुरा रहे हैं, बादल रो रहे हैं, तो ये सब अमानवीय वस्तु में मानवीय गुणों का है। पेड़ लज्जित हो रहे हैं, लज्जित होने का काम इंसान का है। उषा उदास आती है, उदास होने का काम इंसान का है, ठीक है। आसमान सो रहा है, गाना भी है, ठीक है। तो ये आसमान सो रहा है, सोने का काम इंसान का है। दुखी ताजमहल है, तो ये अपने आप में दुख का कारण तो जो भी होता है वो इंसान के अंदर होता है। तो इसी वजह से ये सारे के सारे क्या कहलाए, आपके मानवीकरण अलंकार, और इन पर ये तीनों कंडीशन अप्लाई हो गई। वो डेफिनेशन के रूप में पूछता है, मैंने जानबूझ के तीनों लिखी, चाहे वो ये कहे कि अचेतन वस्तु पदार्थ में चेतन का वर्णन हो, चेतना का, जड़ पदार्थों में चेतन की अनुभूति कराई जाए, अमानवीय वस्तु पदार्थों में मानवीय गुणों का वर्णन हो, इसी को कहते हैं मानवीकरण। क्योंकि जहां मानवीकरण का मतलब क्या हुआ, मानव के गुणों का समावेश अमानवीय वस्तु पदार्थों में हो गया। गुरुदेव जी मेरा चयन एसआई में हो सकता है क्या, लास्ट भर्ती? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं है। अगर आप पढ़ाई को सही तरीके से साधना के रूप में लोगे तो जरूर होगा। आप पढ़ते समय अगर ये फील कर पा रहे हो कि मैं सरस्वती की आराधना में हूं, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा जी, ठीक है। तो इसीलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि जब भी जो काम कर रहे हो, अगर उसमें आपका 100% एफर्ट्स ईमानदारी के साथ है, तो वो आपके काम जरूर आएगी। और जब जब ये पढ़ाई फलेगी तो आपको सिलेक्शन दिलाएगी। लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये है कि हम दिन भर बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जो हमारे अनुसार हो तो गए हैं, लेकिन उनका फल हमें मिलता नहीं। उसका रीजन ये है कि करते समय भाव ठीक नहीं थे, करते समय श्रद्धा सही नहीं थी, और करते समय कर्म सही नहीं थे।
तो जब आप अपना पूरा सिलेबस कर लोगे और आप उन टीचरों से पढ़ रहे हो जिनका पढ़ाया हुआ पेपर में हर बार आता है, एक दो बार तुक्का नहीं लगा है, ठीक है, तो हर बार पेपर में आता चाहिए, वो 12th लेवल का एग्जाम हो या ग्रेजुएशन लेवल का हो। तो जब इस चीज की गारंटी है, श्योरिटी है कि जिन टीचरों से आप पढ़ रहे हैं उनका पढ़ाया हुआ सारा पेपर में आएगा, तो फिर ये श्योरिटी तो आपको भी देनी पड़ेगी कि जितना भी पेपर में आएगा वो सारा सही करके आओगे। और वो सही तभी होगा जब आपके भाव सही होंगे, आपकी आस्था सही होगी, आपकी श्रद्धा सही होगी और आपके कर्म अच्छे होंगे। कर्म बुरे हो गए तो आया हुआ भी आपसे नहीं होगा, गलत करके टाइम मैनेजमेंट करोगे। अगर ऑफलाइन होता है आंसर की गलत भर दोगे, ऑनलाइन होता है तो एंट्री गलत भर दोगे। तो ये सब कर्मों का खेल है। सेंटर पे लेट पहुंचना, ठीक है, वहां पे बहुत ज्यादा डर होना, मॉक टेस्ट में आपके बहुत अधिक नंबर आना, और जब पेपर से बाहर, ओरिजिनल पेपर से बाहर निकलो तो गर्दन नीची करके निकलो। तो उसका रीजन ये था कि सही समय पे सही काम अगर करोगे, सही डिसीजन के साथ में, तो आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि यहाँ से पढ़ के हर साल हजारों बच्चों का सिलेक्शन हर भर्ती में होता है। तो ये था जी 9वां। इसके बाद आ जाओ आप 10वें पे, ठीक है। 10वां क्या है जी आपका? प्रतीप अलंकार। प्रतीप शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है जी? प्रतीप शब्द का, प्रतीक शब्द का शाब्दिक अर्थ, प्रतीक शब्द का शाब्दिक अर्थ उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। दूसरा, प्रतीक अलंकार उपमा अलंकार का, उपमा अलंकार का उल्टा होता है। जैसे दोहे का उल्टा सोरठा, सोरठे का उल्टा दोहा। ऐसे अलंकारों में प्रतीप का उल्टा उपमा, उपमा का उल्टा प्रतीप। प्रतीप अलंकार में उपमान के स्थान पर, उपमान के स्थान पर उपमेय का वर्णन होता है। जहां उपमेय, जहां उपमेय जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, जहां उपमेय जिसकी तुलना की जाए को उपमान से बढ़कर बताया जाए, उपमान से बढ़कर बताया जाए। हाँ, क्या होता है? प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार में भी, प्रतीक अलंकार में भी सा से सी, से सा, सी, सम समान, सरिस, इव, तुल्य, इव तुल्य, इव तुल्य,
प्रतीप अलंकार में भी शेष आशी सम समान सरिस इव तुल्य शब्दों का प्रतीप अलंकार में भी शेष आशी सम समान सरिस इव तुल्य शब्दों का प्रयोग तुल्य वाचक शब्दों का प्रयोग तुल्य वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये किसमें प्रयोग होते हैं? उपमा अलंकार में। तो इससे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि शेषाशी सम समान सरिस इव तुल्य का प्रयोग उपमा अलंकार में भी हो रहा है और इन्हीं वाचक शब्दों का प्रयोग प्रतीप में भी हो रहा है। लेकिन अंतर कहाँ है? उपमान और उपमेय में। तो यहाँ उपमान के स्थान पे उपमेय का वर्णन किया जाता है। जैसे कमल के समान नेत्र है, तो ये क्या है? उपमा अलंकार। ये क्या हो गया आपका? उपमा अलंकार। दूसरा, नेत्र के समान कमल है, ये क्या कहलाया आपका? प्रतीप अलंकार। तीसरा, चंद्रमा के समान सुंदर मुख, ये क्या कहलाया आपका? उपमा अलंकार। मुख के समान चंद्रमा या सुंदर चंद्रमा, ये क्या लाया आपका? प्रतीप अलंकार। कुछ समझ में आया? वाचक शब्द समान का प्रयोग सब में हुआ है। यहां भी समान है, इसमें भी समान, इसमें भी समान, इसमें भी समान। तो यहाँ वाचक शब्द से पता नहीं चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो समान वाचक शब्द का प्रयोग दोनों अलंकारों में हो रहा है, लेकिन जहां उपमान के स्थान पे उपमेय का वर्णन होगा उसको कहेंगे हम प्रतीप अलंकार। बहुत बार पूछा गया। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ कमल के समान नेत्र, ये बात तो ठीक है, कमल तो प्रकृति है, गॉड गिफ्टेड है। जो प्रकृति है, गॉड गिफ्टेड है, जिसकी पहले से प्रसिद्धि है, उसको उपमान कहते हैं। जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। यहाँ कमल से तुलना कर रहे हैं नेत्र की, इसी वजह से ये क्या हो गया? उपमा अलंकार। क्यों हो गया? क्योंकि ये आपका उपमान है, ये आपका उपमेय। तो उपमान उसे कह रहे हैं जिससे तुलना की जाती है, जो गॉड गिफ्टेड होता है, जिसकी पहले से प्रसिद्धि है। ये क्या है आपका? ये नेत्र आपका उपमेय है जिसकी तुलना की जाती है। तो यहाँ नेत्र की तुलना हो रही है कमल से, तब बन गया उपमा अलंकार। लेकिन जब इनको उलट देंगे, उल्टा कर देंगे, तो नेत्र के समान कमल को बता रहे हैं। यहाँ नेत्र की सुंदरता ज्यादा हो गई और कमल की तुलना कर ली नेत्र से, इसीलिए बन गया प्रतीप अलंकार। चंद्रमा के समान सुंदर मुख या चंद्रमा के समान मुख, ठीक है, या मुख चंद्र हम कह रहे हैं तो वो उपमा अलंकार है। लेकिन मुख के समान चंद्रमा अगर कह रहे हैं तो वो क्या कहलाया है? प्रतीप अलंकार। तो यानी कि यहाँ मुख के समान चंद्रमा है, तो मुख की सुंदरता को चंद्रमा की सुंदरता से ज्यादा बढ़ा के बताया गया। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या कहलाए? आपके
प्रतीप अलंकार। तो कितने अलंकार हो गए आपके? 10 अलंकार हो गए। इसके बाद 11वां अन्योक्ति अलंकार। क्या है? अन्योक्ति अलंकार। जहां किसी दूसरे को समर्थन या समर्थन देते हुए कोई कथन कहा जाए। जहां किसी दूसरे को, अन्य मतलब दूसरा, उक्ति मतलब कथन, किसी दूसरे को समर्थन देते हुए कोई कथन कहा जाए, वो क्या कहलाता है? अन्योक्ति अलंकार। सभी नारे ध्येय वाक्य महत्वपूर्ण पंक्ति व सूक्ति सुंदर वचन सुभाषित अन्योक्ति अलंकार के उदाहरण हैं। अन्योक्ति सुभाषित अन्योक्ति अलंकार के उदाहरण जैसे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूं। सत्यमेव जयते। कितने भी सुंदर वचन हैं। दिल्ली चलो, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। एनीथिंग, बहुत सारे नारे हैं। ये तो ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, दिल्ली चलो नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, महत्वपूर्ण कथन नारा। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो यानी कि ये सभी नारे ध्येय वाक्य महत्वपूर्ण कथन, प्रत्येक संस्था का कोई ना कोई ध्येय वाक्य होता है। जैसे कैरियर का ध्येय वाक्य क्या है? सिलेक्शन मतलब कैरियर विल। तो ये किस में आएगा? अन्योक्ति अलंकार में। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्धि अधिकार है, ये नारा है। ठीक है, महत्वपूर्ण पंक्ति है, उठो जागो और तब तक कार्य करो जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। प्रकृति की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, महत्वपूर्ण पंक्ति नारे, सूक्तियां, सुंदर वचन, सुभाषित, ये सब किस में आते हैं? अर्थालंकार में। और अर्थालंकार में भी अन्योक्ति अलंकार किसी अन्य के संदर्भ में कही गई और किसी दूसरे के व्यक्ति के द्वारा कही गई। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? आपके अन्योक्ति अलंकार के उदाहरण। अगर यहां तक चीजें समझ में आ गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। आपके 11 अलंकार हो गए जी। यहां तक अगर चीजें समझ में आ गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए।
अगर यहां तक चीजें क्लियर हैं तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। 12 उदाहरण अलंकार कहाँ होगा? जी जी, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताइए। वेरी गुड। देखो जितने भी बच्चे लाइव होते हैं, जब आपसे निवेदन किया जाए, रिक्वेस्ट की जाए, तो प्लीज आप सभी बताओ, अदरवाइज मैं आगे बढ़ जाऊंगा और आपके डाउट रहेंगे तो फिर दिक्कत होगी। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आने वाले टॉपिक है वो इन पे डिपेंड रहेंगे, तो फिर वो भी समझ में नहीं आएंगे। उदाहरण अलंकार कहाँ होते हैं? क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है। कोई भी नारा हो, चाहे वो कोई किसी का अपमान करे अजय, ठीक है, कोई भी नारा हो। जहां जहां उपमेय व उपमान संबंधी, जहां उपमेय व उपमान संबंधी, जहां उपमेय व उपमान संबंधी दो वाक्य साधारण धर्म, जहां उपमेय व उपमान संबंधी दो वाक्य साधारण धर्म अलग होते हुए भी दो वाक्यों में साधारण धर्म अलग अलग होते हुए, साधारण धर्म अलग अलग होते हुए भी समता स्थापित की जाए, समता स्थापित की जाए। समता मतलब समानता, तो क्या कहलाता है? उदाहरण अलंकार। दूसरा, जिन दो पंक्तियों में जिन दो पंक्तियों में अलग अलग साधारण धर्म के होते हुए, जिन दो पंक्तियों में अलग अलग साधारण धर्म के होने पर भी, अलग अलग साधारण धर्म के होने पर भी ज्यों जैसे जिम्मी और जिम शब्दों के द्वारा समानता बताई जाए। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। ये क्या है जी? आपकी शॉर्ट ट्रिक, यानी कि जहां पर ज्यों जैसे जिम्मी जिम शब्दों का प्रयोग करेंगे। खड़ी बोली आएगी तो ज्यों और जैसे का होगा। ब्रज भाषा अवधि की पंक्ति होगी तो जिम्मी और जिम का प्रयोग करेगा, तब जाके वो उदाहरण अलंकार बना पाएगा। जैसे
बूंद बूंद आघात सहे गिरी जैसे, बूंद आघात सहे गिरी जैसे खल के वचन सहे साधु जैसे। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक है कि इसमें जैसे आ गया, इसमें भी जैसे आ गया। और जब जैसे आ गया तो यहां पर क्या हो गया? उदाहरण अलंकार। क्योंकि बिना इन चार शब्दों के प्रयोग के बिना वो उदाहरण अलंकार बना ही नहीं सकता। जैसे आपको बताया गया कि जहां शेषासी समान सरिस होगा और उपमान से उपमेय की तुलना करेगा तो उपमा अलंकार है, और जहां मनु मानो जनु जानो मन हूं जन हूं आएगा वो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जहां पर बिना बिनु बिनी आ जाए वो विभावना अलंकार होगा। जहां पर या की अथवा आ जाए वो संदेह अलंकार होगा। तो ऐसे ही आपको जहां जो जैसे आ जाए वो उदाहरण अलंकार होगा। ये क्या कह रहा है? बूंद आघात सहे गिर जैसे, बादलों से वर्षा हो रही, वर्षा धीरे हो या तेज हो, जब बहुत ऊंचाई से बूंद पड़ेगी तो वो गिरी कहते हैं पर्वत को। तो जिस प्रकार आसमान से बरसता हुआ बादल की जो बूंदे गिर रही है बहुत ऊंचाई से, गिरी पर्वत उसके आघात को सह रहे हैं, ठीक उसी प्रकार खल कहते हैं दुष्ट को, नीच व्यक्ति को। निष्ठ जो दुष्ट व्यक्ति है, नीच व्यक्ति है, उसके वचन साधु सहते हैं। तो यानी कि यहाँ अलग अलग चाहे साधारण धर्म है, तो अलग अलग साधारण धर्म होते हुए भी समानता बताई गई है। भाई जैसे का काम क्या होता है? समानता को बताना होता है। लेकिन यहाँ क्या है? पहले वाली जो चीज थी उसको दूसरे वाली के साथ जोड़ा गया, वो भी एग्जाम्पल देगी। उदाहरण मतलब एग्जाम्पल। तो जब आप किसी चीज को बनाते और उसको प्रूफ करने के लिए आपको उसके जैसा कोई दृष्टांत उपस्थित करना पड़ जाए, दूसरा एग्जाम्पल सेट करना पड़ जाए, तो उसी को तो उदाहरण अलंकार कह रहे हैं। तो डेफिनेशन क्या आती है? जहां उपमेय व उपमान संबंधी दो वाक्यों में, तो एक वाक्य आपका ये हो गया, ये क्या है? प्रकृति है, ये उपमान हो गया, और ये क्या हो गया? आपका उपमेय हो गया। तो यहाँ साधु क्या है? साधु उपमेय है, और यहाँ पर्वत क्या है? ये उपमान है। तो उपमेय उपमान संबंधी दो अलग अलग वाक्य हो गए। साधारण धर्म अलग अलग है, ठीक है, लेकिन समानता बताई गई है कि जिस प्रकार बादलों की बूंदों को बहुत तेज उस आघात को पर्वत सहता है, उसी प्रकार साधु सन्यासी भी दुष्ट बुरे व्यक्तियों के, नीच व्यक्तियों के जो बुरे वचन हैं उनको सहते रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए जी आपके 12 अलंकार। अब आपके क्या क्या बच गए जी? आपके अभी आपको बताए गए जी कौन कौन से अलंकार है। तो आपके 8 मानवीकरण हो गया, प्रतीप हो गया, उदाहरण हो गया, अन्योक्ति हो गया, विशेषोक्ति और काव्यलिंग में क्या होता है? इसमें ये विभावना का उल्टा होता है, बिना कारण के कार्य। यहाँ कार्य कारण होता है लेकिन कार्य नहीं होता है। काव्यलिंग में है सामान्य बात को विशेष के द्वारा समर्थन दिया जाता है। तो ये ज्यादातर क्या है? डेफिनेशन के रूप में पूछे जाते हैं। इनको कैसे पूछता है? डेफिनेशन के रूप में पूछता है। चलो जी, इनकी भी डेफिनेशन लिखवा देते हैं। 12, 13 यहाँ पे आ जाओ। 13 विशेषोक्ति अलंकार कहाँ होगा? विशेषोक्ति अलंकार ये विभावना अलंकार का उल्टा होता है। ये विभावना अलंकार का उल्टा होता है, जहां कारण के
होते हुए, जहां कारण के होते हुए भी, जहां कारण के होते हुए भी कार्य की उत्पत्ति ना हो, जहां कारण के होते हुए भी कार्य की उत्पत्ति ना हो, विशेषोक्ति अलंकार कहलाता है। क्या कहलाएगा? विशेषोक्ति अलंकार। जहां जहां तत्व, अवयव, पदार्थों, साधनों के होते हुए भी कार्य की सिद्धि ना हो। बादल हो पर बारिश ना हो, बादल हो पर बारिश ना हो, पेपर दे लेकिन सिलेक्शन ना हो, विशेषोक्ति अलंकार। काव्यलिंग, काव्यलिंग अलंकार। सामान्य बात का सामान्य बात, कथन, प्रसंग, घटना का विशेष व्यक्ति, घटना, विशेष व्यक्ति घटना के द्वारा जहां समर्थन हो, वो क्या कहलाता है? काव्यलिंग अलंकार। ये हो गया जी आपके अलंकार पूरे। इसके बाद जो हमें करना है वो करना है छंद। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। छंद में क्या करेंगे जी? इससे पहले, अलंकार से पहले क्या पढ़े थे? रस या छंद? तो हमें काव्य के टॉपिक करने हैं ये। ठीक है, ग्रुप चल रहा है काव्य का। काव्य में क्या है? एक रस है, दूसरा क्या है? अलंकार है, तीसरा क्या है? छंद है, फोर्थ क्या है? शब्द शक्ति है। ठीक है जी, और फिफ्थ क्या है? गुण। तो ये 5 टॉपिक करने। इससे पहले जो टॉपिक हुआ वो क्या हुआ था? रस कराए थे ना अलंकार से पहले, या छंद किए थे? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके थोड़ा सा मुझे भी याद दिलाएं। तो अभी हमें क्या पढ़ना है? अलंकार हमारे कंप्लीट हो गए। छंद, जी जी, बोली भाषा। अच्छा, इसका मतलब हुआ नहीं। ठीक है, बोली भाषा कराए थे, तो फिर यहाँ अलंकार पहला टॉपिक ले लेते हैं। ठीक है जी, और यहाँ से इसको गायब कर देते हैं। तो पहला टॉपिक आपका अलंकार हो गया, दूसरा टॉपिक छंद हो गया, तीसरा टॉपिक रस हो गया, चौथा टॉपिक शब्द शक्ति हो गया, शब्द शक्ति, और इसके बाद 5वां टॉपिक आपका गुण हो। ऐसे पढ़ ले। तो भाषा बोली के बाद में आपको ये वाला टॉपिक काव्य का पूरा कराया गया। ठीक है, इसके बाद में क्या पढ़ेंगे? छंद पढ़ेंगे। क्या है जी छंद? काव्य का दूसरा टॉपिक। पहला क्वेश्चन क्या बना? शाब्दिक अर्थ। क्या है जी शाब्दिक अर्थ? शाब्दिक अर्थ है छंद का ढकना। छंद का शाब्दिक अर्थ है
आच्छादित। ठीक है, दूसरा क्या है, छंद की परिभाषा। क्या परिभाषा होगी, जहां यति गति तुक विराम के द्वारा गायन उत्पन्न हो, इसे क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। इसके बाद में फिर क्या बना, प्रवर्तक, प्रणेता, प्रतिपादक, जनक। क्या नाम है, आचार्य पिंगल। आचार्य पिंगल कौन थे, पाणिनि के छोटे भाई, पाणिनि के अनुज, अनुज मतलब छोटे भाई। पाणिनि के अनुज। पाणिनि कौन थे, अष्टाध्यायी व्याकरण की प्रथम पुस्तक लिखने वाले व्यक्ति। ठीक है, इसके बाद फोर्थ, ग्रंथ, काव्य, पुस्तक किसकी, छंद की। क्या है, छंद शास्त्र और छंद सूत्र। छंद शास्त्र और छंद सूत्र। इसके बाद फिफ्थ, गणसूत्र। गणसूत्र क्या है जी, यह माता राजभान सलगा, ये क्या है आपका गणसूत्र है। बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे इस तरह के, ये आपको ध्यान रखना है। पूछेगा छंद का शाब्दिक अर्थ बताओ, हिंदी में छंद का शाब्दिक अर्थ है ढकना, संस्कृत में होता है आच्छादित करना, चारों तरफ से ढका हुआ आच्छादित कहलाता है। जहां यति, यति कहते हैं ठहराव को, जैसे रहीमन पानी राखिए, राखिए के बाद में हमने क्या किया, रुक गए। ठीक है, गति कहते हैं स्पीड को कम करना और ज्यादा करना, धड़कन, तेरी धड़कन, धड़कन 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 धड़कन, ये क्या है, गति है। तुक कहते हैं समान मात्रा समान वर्ण को। ठीक है जी, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए और बताए, पाए और बताए क्या है, आपका तुक है। विराम, जहां हमने पूर्ण विश्राम ले लिया, ठहराव ले लिया, तो वो क्या कहलाता है, विराम। तो जहां यति गति तुक विराम के द्वारा गायन हो जाए तो वो क्या कहलाता है, छंद। अब जितने भी हमने एग्जाम्पल लिए हैं अभी अलंकार में, उनको जब हम गा रहे थे तो उसका गाने का कारण क्या था, छंद था। इस पूरी दुनिया के सामने इस छंद के कॉन्सेप्ट को कौन लेके आए, कि हम अपनी बातों को केवल गद्यात्मक रूप से नहीं है, पद कविता के माध्यम से भी रख सकते हैं। इसको बताने वाले पहले व्यक्ति थे आचार्य पिंगल। इससे पहले तो गद्य में चीजें हो रही थी, तो लेकिन कविता के माध्यम से अपने भावों को हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो वो सबसे पहले काम किसने किया, आचार्य पिंगल ने। ये कौन थे, ये पाणिनि के छोटे भाई थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी छंद शास्त्र। ठीक है, इस छंद शास्त्र के अंतर्गत इन्होंने इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिटेल में रखा कि किस तरीके से हम यति गति तुक का प्रयोग करके हम किसी कविता का रूप दे सकते हैं, उसको ऐसी काव्य रचना का रूप दे सकते हैं जिससे हम गा के अपने भावों को अभिव्यक्त कर पाए। और इसके लिए इन्होंने एक गणसूत्र बनाया जो था, यह माता राजभान सलगा,
यहाँ जैसे मतलब यगण है, मैं से मगण, तैसे तगण, रैसे रगण, जैसे जगण, भैसे बगण, नैसे नगण, सैसे सगण। तो 8 गण इन्होंने बनाए ताकि यति गति तुक विराम के साथ साथ इन गणों को प्रयोग करके हम किसी रचना को गा सकते हो, किसी पंक्ति को गा सकते हो। लय से मतलब यहाँ लघु है और गय का अर्थ क्या है यहाँ गुरु। इसके बाद फिर यहां से क्वेश्चन बने आपके ये वाला कि गण की संख्या कितनी है। गण की जो संख्या है वो 8 गण होते हैं, यगण मगण तगण भगण सगण तक, ठीक है जी। इसके बाद में फिर यहां बनेंगे आपके छंद के भेद, और छंद के मूल भेद जो होते हैं, मूल भेद वो होते हैं 2, मात्रिक छंद और वर्णिक। और कुल जो भेद होते हैं वो होते हैं 3। तो इनमें से जब हम भेदों की बात कर रहे हैं, हिंदी में जो हम प्रयोग कर रहे हैं वो मात्रिक छंद का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे दोहा, सोरठा, चौपाई। इसके साथ हिंदी में कुछ वर्णिक छंद है, लेकिन ज्यादातर छंदों का प्रयोग वर्णिक के रूप में संस्कृत में हुआ है। इसके बाद दूसरा छंद क्या है आपका, वर्णिक छंद है। और एक तीसरा छंद होता है जिसको हम स्वे छंद भी कहते हैं। इसी का ही दूसरा नाम स्वे छंद का रबड़ छंद भी कहा जाता है इसको। इसी छंद को केचुआ छंद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केचुआ छंद भी कहते हैं। मात्रिक छंदों में लघु गुरु की मात्रा के आधार पे हम छंद को बनाते हैं और छंद की पहचान करते हैं। लघु ये मात्रा होती है, गुरु ये मात्रा होती है। लघु गुरु की मात्रा के, लघु गुरु की मात्रा के आधार पर छंद की पहचान जहां की जाती है मात्रिक छंद। वर्ण अक्षर के आधार पर, वर्ण या फिर कहेंगे अक्षर के, वर्ण या अक्षर की गणना के आधार पर छंद की पहचान हम करते हैं वर्णिक छंद में। तो इनका प्रयोग ज्यादातर संस्कृत में किया जाता है। जहां छंद के सामान्य नियमों का प्रयोग ना हो, छंद के सामान्य नियम का प्रयोग जहां ना हो, वो क्या कहलाता है, स्वच्छंद, रबड़ छंद, केचुआ छंद। अब जैसे तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, ये क्या है, श्लोक है। और इन श्लोकों में जो छंद पाया जाता है वो वर्णिक छंद है। क्लियर। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गई न उबे, मोती मानुष चोन। तो ये क्या है आपका, ये मात्रिक छंद। ये क्या है, मात्रिक छंद। जितनी भी रागणियां हैं, सांग होते थे पुराने समय में, जो गद्यात्मक स्टोरी थी उसको गाया जाता था, ठीक, स्टेज पर। तो वो स्वे छंद होते हैं, उनमें छंद के नियमों का पालन नहीं होता है। आपने देखा होगा बहुत सारी रागणियां होती है, खासकर हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है, सांग होते हैं। तो वो रागणियां और सांग जो है वो काव्य में नहीं है, उनको किसी काव्य में, किसी रचना में इस्तेमाल नहीं किया गया, तो उसको हम स्वे छंद, रबड़ छंद कहते हैं। मूल भेद कितने होते हैं हमारे, 2, एक तो मात्रिक छंद और दूसरा क्या होता है, वर्णिक छंद। और तीसरा जो भेद होता है वो क्या होता है, स्वे छंद। यानी कि इसमें अपने अनुसार नियमों को परिवर्तित कर लिया जाता है। छंद के जो सामान्य नियम बने उनका प्रयोग होता नहीं है, इसी वजह से इसका रबड़ छंद रखा गया। रबड़ को हम जितना खींचते हैं फिर वो अपने स्थान पे पहुंच जाती है। केचुआ भी जब चलता है तो जब उसको हम छेड़ते हैं तो सुगड़ जाता है और फिर फैल जाता है। तो इसी वजह से जहां नियमों को अपने अनुसार घटाया बढ़ाया गया हो वो रबड़ छंद, स्वे छंद कहलाया। स्वे मतलब अपनी मर्जी का छंद। वर्णिक में वर्ण अक्षर की गणना होती है, तो जैसे हम संस्कृत में श्लोक लेते हैं। और मात्रिक छंद में लघु और गुरु की मात्रा के आधार पे छंद की पहचान करते हैं। तो ये 7 बेसिक
आपके क्वेश्चन थे, और इस पूरे छंद वाले कॉन्सेप्ट को कल की क्लास में हम करेंगे कंप्लीट। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है, पढ़ते समय पढ़ने पे फोकस ज्यादा रहे तो बढ़िया है यादव जी, क्योंकि रीजन ये जरूरी नहीं है कि जो दिमाग में आपकी चीजें सेट हो गई वही ठीक हो। आपके साथ कई हजार बच्चे लाइव हैं, और जिस बैच में आप हो उसमें तो करीब 20,000 से ज्यादा बच्चे एडमिशन ले चुके हैं। उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बाद में क्लास को सुनते हैं, वो यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस में, या वो एसएससी जीडी के थ्रू सिलेक्शन ले चुके हैं, अब उन्होंने दूसरी बड़ी वैकेंसी को टारगेट किया है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो दिक्कत आपको है वो सबको होनी चाहिए, ठीक है, और जो सबकी दिक्कत है उस दिक्कत को हम होने ही नहीं देते। तो एक मैनेजमेंट काम करता है, और उसके साथ एक मजेदार और एक अनुभवी टीचर उसके साथ जुड़ा होता है, और तब जाके ये सारी चीजें आप तक पहुंचती है। तो जो चीज जिस टाइम पे आपको मिलनी चाहिए वो चीज आपको बिना मांगे आपको मिलेगी। लेकिन अगर आपके दिमाग में जो चीज सेट हो गई और उसकी वजह से आप पढ़ नहीं पा रहे हो, आपको चुल हो चुकी है, आपको ब्रेन की खुजली है, या आपका कीड़ा उठ गया है कहीं, तो उसके हमारे पास दो इलाज हैं। एक इलाज तो ये है कि आप जितने भी कमेंट कर रहे हो उसको इग्नोर करके दूसरे बच्चों पे ध्यान दिया जाए। दूसरा इलाज ये है कि आपकी आईडी को 15 दिन के लिए ब्लॉक कर दे या जीवन भर के लिए ब्लॉक कर दे, और आपको मुक्ति दे दे कैरियर से। क्योंकि हम यहाँ केवल उन्हीं को पढ़ाते हैं जो सिलेक्शन लेना चाहता है, और कैरियर के टीचरों को बचा पाना, उनके साथ पढ़ के 2-3 महीना बिताना, ये सबकी बात नहीं होती, ठीक है। तो इसके लिए एकाग्र शक्ति चाहिए, इसके लिए पेशेंस चाहिए, जो कि बच्चों में है नहीं। और जिन बच्चों में एकाग्र शक्ति नहीं है, पढ़ते समय वो भावना ही नहीं है जो होना चाहिए भाव, ठीक है, जिनमें पेशेंस नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना है वो बार बार फार्म भरते हैं, बार बार तैयारी करते हैं, और उन बच्चों को हम बार बार पढ़ाते रहते हैं, क्योंकि हमारा तो ये सिलसिला चलता रहेगा आगे 10 साल तक। लेकिन बाकी आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप उन बच्चों में हैं जो 2025 में तैयारी कर रहे हैं और 2025 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, या फिर आप उन बच्चों में आते हैं जो तैयारी तो 2025 में कर रहे हैं लेकिन सिलेक्शन उनका 2027 तक भी नहीं होगा। क्योंकि उसका रीजन यही है कि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, ये सारी चीजें आप नहीं पढ़ोगे, आप कितने भी मॉक टेस्ट लगा लो, मेरे पास किताब भी है, लेकिन फिर भी मैंने नहीं कहा। बहुत सारे बच्चों के कमेंट होते हैं, सर जी आप अपनी किताब बता दो, ये ठीक है, मैंने नहीं कहा। लेकिन जब बच्चों की मेरे पास किताब यहीं रखी होती है, मेरी ये किताब है, पीछे बैक साइड में फोटो और मेरे बारे में इसमें जानकारी मिलेगी, आगे भी फोटो मिलेगा। एसचैन पब्लिकेशन की ये बुक है, टॉपिक वाइज इसमें सारे जितने भी मेरे सेक्शन हैं हिंदी के, तो सारे सेक्शन इस बुक के। अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सामान्य हिंदी अरुण सर का फोटो लगा हुआ एस चांद पब्लिकेशन की आपको बुक मिलेगी। इस बुक का प्राइस केवल और केवल 199 रुपया है। कई बार फ्लिपकार्ट वाले इस पे छूट भी देते हैं, 150 के आसपास में ये आपके पास पहुंच जाती है, और जिसमें 3,500 से ज्यादा वे क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षाओं में आने हैं, और जिसमें टॉपिक वाइज चीजें दी गई है। लेकिन मैंने कभी नहीं कहा, क्यों? क्योंकि मैं जो चीज यहाँ पढ़ा रहा हूँ इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। अगर आप ये इतना पेशेंस रख पाओ कि सारी क्लास अटेंड कर पाओ, तो आपको ना तो किसी मॉक टेस्ट की आवश्यकता है, ना किसी प्रैक्टिस सेशन की आवश्यकता है, ना आपको टेस्ट सीरीज की आवश्यकता है, ना बुक की आवश्यकता है। लेकिन आपको तो आदत पड़ी हुई है कि जो काम की चीज है उसको छोड़ के बाकी दुनिया के सारे काम आप करोगे। तो हर बच्चा 4 महीने तो दे ही नहीं सकता, 4 दिन में तैयारी करना चाहते हैं। और हिंदी का तो 1.5 महीने का खेल सारा है। अगर 1.5 महीने आप सीरियस हो जाओ तो 7 जन्म तक आपको हिंदी ना पढ़नी पड़े। तो इसलिए आदित्य पब्लिकेशन में लगभग 450 से ज्यादा गलतियां हैं, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी मार्केट में बुक है, एरर फ्री है ही नहीं। तो जब गलतियां हैं तो स्वाभाविक बात है वे आपके जो है डाउट्स कौन क्लियर करेगा, वे गलती कहाँ है आपको तो पता नहीं, वो तो जो एक्सपर्ट होते हैं लैंग्वेज के वही बता पाएंगे। तो इसीलिए आपको बुक चुनते समय सबसे पहले ये देखना है कि आखिरकार वो बुक पूर्ति किस चीज की कर रही है, ठीक है। एक ही बुक में थ्योरी भी दे दी और उसने क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी दे दी, वो कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसमें या तो थ्योरी आधी अधूरी होगी या क्वेश्चंस की सारी वैरायटी नहीं होगी। इसीलिए प्रैक्टिस के लिए 2 तरीके आपको बताए गए थे, और अगर आप रेगुलर क्लास लेते तो शायद ये दिक्कत आपको ना होती। पहले आप टॉपिक वाइज अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो और फिर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो, और बाद में पेपर के दौरान मिक्स क्वेश्चनों के साथ प्रैक्टिस करो। लेकिन आप तो अभी से तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ही नहीं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ है कि जब आपको जो काम जिस समय करना है अगर वो उस समय नहीं करोगे
और इधर उधर की चीज़ों में अपने आप को व्यस्त रखोगे तो कभी भी हिंदी से आप फ्री नहीं हो पाओगे। और आप जब भी यहाँ क्लास लो तो इस मंशा के साथ लो कि हम इस सब्जेक्ट से, इस टॉपिक से फ्री होना चाहते हैं। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। 9:30 बजे क्लास होगी यूट्यूब चैनल पर कैरियर स्टेट